Hello everyone, my name is Christina Velez. So how are you all? I am also good. So आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमारा चल रहा था, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इन क्लास 8th. ओके, सो जिस तरीके से हम लैंड का कंजर्वेशन करते हैं, हम को वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए, उसी तरीके से सॉइल के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें कंजर्वेशन करना ज़रूरी है. ठीक है, सॉइल को अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो उसके वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड स्पेशली इन द एग्रीकल्चर. ठीक है, सो सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सॉइल जो है बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्सेज है आपकी. हाउएवर इट्स स्लो रेट ऑफ फॉर्मेशन मेक इट्स कंजर्वेशन नेसेसरी. लेकिन सॉइल जो है उसका जो बनने का जो फॉर्मेशन का जो तरीका है वो बहुत ही स्लो है. स्लो कंजर्वेशन होता है, स्लो फॉर्मेशन होता है सॉइल का. इसलिए ये नेसेसरी है कि हम सॉइल को का कंजर्वेशन ज़रूर करें. सो सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन ऑफ सॉइल covers are affecting the quality and the availability of this resource. तो सॉइल इरोजन जो है और एक डिप्लीशन ऑफ सॉइल, ये दो चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जिसके वजह से सॉइल जो है हमारी डे बाय डे जो है ख़त्म होती जा रही है. ठीक है, एंड जो कि अफेक्ट करता है सॉइल की क्वालिटी पे और सॉइल की अवेलेबिलिटी पे, कि सॉइल एज अ रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास वो कम हो रही है. सो नेक्स्ट जो आपका सॉइल को कंजर्व करने का जो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल जो नेक्स्ट आपका एक वे है. ठीक है, हाउ टू कंजर्व सॉइल, देयर आर डिफरेंट वेज. तो नेक्स्ट जो आपका तरीका है दैट इज सेकंड, नेक्स्ट इज मल्चिंग. ठीक है, ये है मल्चिंग. अब इसमें क्या होता है दैट इज इन एरिड एंड द सेमी एरिड एरिया में ज़्यादा होती है ये मल्चिंग. रीजन्स में फार्म्स आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सच एज वेट स्ट्रॉ एंड लीव्स. क्या करते हैं, जो फार्म है फार्म को एक कुछ ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर देते हैं. ऑर्गेनिक मैटर वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके वेट स्ट्रॉ, यानी जो स्ट्रॉ आई डोंट नो हिंदी यार, वो जो पाइप्स होते हैं. ठीक है, जो सूखे पाइप होते हैं, सॉरी गीले पाइप होते हैं, वेट स्ट्रॉ से कवर कर दिया जाता है, एंड जो लीव्स होती हैं उनसे जो है कवर कर दिया जाता है, टू हेल्प सॉइल रिटेन मॉइस्चर. उसको गीला कर दिया जाता है, जो वेट बोला ना, ताकि अगर सॉइल गीली रहेगी तो उसका जो सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो सॉइल में ही रहेगा. ठीक है, वो विंड के वजह से या हैवी रेनफॉल के वजह से वो टॉप सॉइल जो है बहेगी नहीं, वॉश्ड अवे नहीं होगी, वहीं पर ही रहेगी. तो इसलिए पूरे जो वेट पाइप्स होते हैं, स्ट्रॉज होती हैं और पत्तियां होती हैं, पत्तियों से पूरे एरिया को जो फार्म का जो एरिया है उसे कवर कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्चिंग. इसको मल्चिंग कहते हैं. ठीक है, मल्चिंग हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन से बचाता है, एज मॉइस्ट सॉइल इज नॉट इजीली कैरिड अवे बाई विंड. तो जो गीली मिट्टी है, हवा चलेगी तो गीली मिट्टी जल्दी वॉश्ड अवे नहीं होगी. ठीक है, सेकेंड है आपका इंटरक्रॉपिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग. अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग two or more crops are grown together in a field to keep soil from being washed away by rain. इसमें क्या करेंगे, दो या दो से टू या मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को जो है ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद वो दोनों साथ में एक ही फील्ड में साथ में वो क्रॉप्स ग्रो करेंगे, कीप सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाई रेन. जिससे कि दो अगर क्रॉप साथ में ग्रो होंगी तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनकी रूट्स जो है वो सॉइल को ज़्यादा होल्ड करके रखती हैं. तो जब रेनफॉल होगी तो वो टॉप सॉइल जो है वो वॉश्ड अवे नहीं होगी, बहेगी नहीं. ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल को करने का जो नेक्स्ट जो आपका तरीका है दैट इज चेक डैम्स. Check dams. Now what is check dams? Check dams, these comprising rock piled together to prevent soil from getting eroded by running water. यहाँ पर क्या होता है, comprises rock piled together. Rocks, छोटी छोटी rocks होती हैं
पत्थर डाल दिए जाते हैं सॉइल के ऊपर, जिससे कि सॉइल जल्दी से बहे ना, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट गली इरोजन, गली इरोजन से भी प्रिवेंट करता है सॉइल को। सॉइल जब कई बार जो वाटर होता है, वाटर को जहाँ कहीं भी अगर रास्ता मिलेगा तो वो वैसे ही अपना रास्ता बना लेगा। तो वाटर ज़्यादातर इस तरीके से बह के जाता है, फ्लो इस तरीके से होता है। तो उसके साथ साथ जो मिट्टी होती है वो भी फ्लो होती है। अब जब मिट्टी भी फ्लो हो रही है तो यहाँ पर ये बना देती है गली इरोजन, इसको कहते हैं गली इरोजन। क्योंकि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो भी इसी शेप में जो है वॉश्ड अवे होती है, पानी के साथ वो इसी तरीके से बहती 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 चली जाती है और वो गली बना देती है किसी भी पर्टिकुलर ऐसी जगह पर जहां पर मिट्टी ज्यादा है और रॉक्स और कंकड़ पत्थर कम है। यहाँ पे मिट्टी मड जो है थोड़ी हार्ड मड जो है वो ज्यादा है, लेकिन हैवी रेनफॉल की वजह से इस तरीके से वाटर का जहाँ फ्लो होता है तो वो गलियां बना देती हैं, एंड इट इज कॉल्ड अ गली इरोजन। और इस गली इरोजन के थ्रू भी जो है सॉइल वॉश्ड अवे हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, वहां पर पत्थर वगैरह डाल दिए जाते हैं, रॉक्स वगैरह डाल दी जाती है ताकि सॉइल जो है जल्दी से वॉश्ड अवे ना हो। एंड दैट इज अनइवन इरोजन ऑफ अ सॉइल बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर की वजह से, यानी कि रेनफॉल की वजह से जो है सॉइल इरोडेड फिर नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा द लास्ट इज द एफॉरेस्टेशन, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। Afforestation, everybody I think so, you all of you know about the afforestation, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप पेड़ लगाना, ठीक है। जितने ज़्यादा ट्रीज हो सके उतने ज़्यादा ट्रीज हम ग्रो करें, ग्रो ट्रीज as much as we can, ठीक है। सो एंड कंट्रोल ग्रेजिंग, कंट्रोलिंग ग्रेजिंग भी एक रीज़न है। अगर हम थोड़ा सा ग्रेजिंग वाला जो पैस्चर लैंड है, जो गाय भैंसों को चराने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जब चरने लगती हैं तो पूरा का पूरा सफ़ा, पूरा जो खेत है या पूरा एरिया है वो सफ़ा चट कर जाती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, मतलब हम लेकर जाएं, लेकिन टाइम होते साथ ही, टाइम मीन्स अगर जब हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही है, मतलब कुछ टाइम के लिए उनको रखें और फिर उन्हें वापस ले आएं। फिर भाई जिनकी भी कैटल्स हैं वो अपनी तरफ से उन्हें घास वगैरह यहाँ वहाँ से लाके खिलाएं, लेकिन ज़्यादा ग्रेजिंग के लिए ज़्यादा ना छोड़े कैटल्स को, ठीक है। एंड लाइव स्टॉक कैन ऑल्सो हेल्प चेक सॉइल इरोजन। अगर हम इन दो चीज़ों पे अगर हम काम करेंगे तो इससे भी सॉइल इरोजन जो है हमारा कंट्रोल हो सकता है बहुत हद तक, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वाटर के बारे में पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी पढ़ेंगे। Water as resource. Water as resource. Now water is a precious resource, as you all of you know, water जो है बहुत ही important resource है अर्थ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एंड ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं हम सभी को वाटर की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स वाटर नॉट जस्ट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बट फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को जो है आपका सिर्फ पानी पीने के लिए ही नहीं चाहिए, बल्कि और भी बहुत सारे पर्पस हैं जिनके लिए वाटर की ज़रूरत है, like washing, but also for cooking, cleaning, agriculture, industries के लिए important है, ठीक है। generating of electricity, electricity के लिए water बहुत important है। While its uses are many, the quantity of water actually available for use is very limited। लेकिन जो actually water जो उसके जो water जो है हमारे पास यूज़ के लिए वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। इतना ज़्यादा वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्स, इसलिए हमें इसके लिए भी केयरफुल होना चाहिए।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर किस तरीके से है। Distribution of water. Earth surface throughout the earth covered with the water. Not all of it is fit for consumption. लेकिन पूरा पानी अर्थ पर जितना भी पानी है वो जो है पीने के लिए या यूज़ करने के लिए उसकी या कंजप्शन करने के लिए यूज़ करने के लिए वो पूरा पानी फिट नहीं है हमारे लिए। समुद्र का पानी उठा के ला के जो है हम नहीं पिएंगे क्योंकि वो हमारे लिए फिट नहीं है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन अर्थ नियरली 97%, 97% हमारा पूरा पानी है इन द ओशन। एज द ओशन वाटर इज सलाइन, बट ऑब्वियस ओशन और सी का पानी जो है बहुत ज़्यादा सलाइन है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी बताया कि समुद्र का पानी हम नहीं पी सकते, ना उसको खाना बनाने या किसी और यूज़ में हम ला सकते हैं। सो ओनली 3% ऑफ द वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर। 3% वाटर ही है जो फ्रेश वाटर है और उसमें से भी सिर्फ 1% ही हम अपने यूज के लिए ले सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल फॉर कंजप्शन एज रेस्ट ऑफ द लॉन्ग इन आइस शीट, और इसके 1% हम यूज करते हैं और उसके अलावा जो वाटर है वो आइस शीट। सो ओनली 1% है अवेलेबल हमारे पास, बाकी जो है 2% पूरा आइस शीट में जो है के अकॉर्डिंग आइस शीट और ग्लेशियर्स वगैरह में वो वाटर लॉक्ड है। वो अच्छा वाटर है, फ्रेश वाटर है, लेकिन हम उसे अब एंटार्क्टिका से तो हम लेकर या पोलर रीजन से नॉर्थ पोल साउथ पोल से तो लेकर हम नहीं आएंगे वाटर को। यहाँ पर जो 2% वाटर आइस शीट और ग्लेशियर में लॉक्ड है, ठीक है। सो दैट इज वाई देयरफॉर फ्रेश वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज वेरी प्रीशियस। इसलिए फ्रेश वाटर जो कि हम यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, जो कि ग्राउंड वाटर की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन जब हम खोदते हैं तो जो पानी निकलता है वो ग्राउंड वाटर होता है, वो ओशन का वाटर नहीं होता। वो पानी होता है जो रेनफॉल जब भी होती है तो रेनफॉल से जो सोक करके पानी ज़मीन के अंदर जो जाता है वो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। सो it is found as groundwater or rivers and lakes on the earth surface or as a vapors in the air. Vapors की form में भी water present होता है air में। So India has abundant resources of water. However, as these resources are not distributed, eventually our country faces an acute shortage of water. हमारी country भी जो है acute shortage water की झेल रही है। हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसी कंट्रीज की तरह वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इंडिया हैज सेवरल पेरेनियल रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, ये सारी रिवर्स हैं हमारी पेरेनियल रिवर्स हैं, ठीक है, जो हिमालय से कंटिन्यूअसली फ्लो करती हैं। इनमें हमेशा होल थ्रू आउट द ईयर जो है वाटर जो है वो अवेलेबल रहता है इन रिवर्स में। पेरेनियल रिवर्स जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है वाटर फ्लो करता है जिन रिवर्स में। नॉन पेरेनियल रिवर जो कि सिर्फ सीजन के टाइम पर ही जिन रिवर्स में पानी भरता है, ठीक है। सो इंडिया अब इनके अलावा गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा, ये हैं कुछ। और इन्हीं में से कुछ और भी निकलती है जैसे कावेरी और कुछ ऐसी रिवर्स हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, उनमें सीजन्स के अकॉर्डिंग साउथ में सीजन के अकॉर्डिंग पानी भरता है, अदरवाइज नहीं रहता है, ठीक है। सो बिसाइड दीज वी हैव सेवरल रिवर्स, सेवरल सीजनल रिवर्स। मैंने कहा ना सीजनल रिवर्स दैट आर फेड बाय द मॉनसून, रेनफॉल के टाइम पे वो फेड होती हैं, उनमें पानी भरता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बहुत सारी रिवर्स ऐसी भी हैं हमारी जो रेनी सीजन के टाइम पे, मानसून सीजन के टाइम पे उनमें जो है पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, फ्लड आ जाते हैं। इन ऑर्डर टू स्टोर दीज एक्सेस वाटर एंड इट फॉर मोर एफिशिएंट यूज़, तो इस पानी को हमें स्टोर करके रखने का फैसिलिटी होनी चाहिए और ताकि हम इसे बाद में यूज़ के लिए ला सकें। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो इस पानी को स्टोर करके यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जिन्हें हम कहते हैं मल्टीपर्पज इसलिए ही कहा जाता है बिकॉज जो है इसके जो स्टोर वाटर जो किया जाता है इस मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के दौरान, तो वहाँ पर उस वाटर का यूज बहुत सारे पर्पस में किया जाता है, ठीक है।
दैट इज वाई इट इज टू बी कॉल्ड एज मल्टीपर्पज, क्योंकि बहुत सारे पर्पज के लिए उसका यूज होता है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। सो दीज प्रोजेक्ट्स आर मेंट टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए ये बनाए गए हैं, एंड मेक ऑप्टिमस यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज, और ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोर वाटर को हम एग्रीकल्चर के लिए, फिशिंग के लिए हम इसके लिए यूज़ करें, इसके लिए ये मल्टीपर्पज बनाए हुए हैं। द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम अ रिवर स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन इज स्टोर इन अ रिसीवर बाय मेकिंग डैम अक्रॉस द रिवर। तो रिवर के पास जो डैम बने रहते हैं, वहाँ पर डैम के पीछे एक रिसीवर बना रहता है, जहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है रेनफॉल का, उसको स्टोर करके रखा जाता है, एंड लेटर ऑन इट वाज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ठीक है। द स्टोर वाटर इज लेटर, मैंने बताया, इरिगेशन मीन्स एग्रीकल्चर के लिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेविगेशन, फिशिंग के लिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू फिशरी वगैरह के लिए यूज होता है। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द दैट प्रोजेक्ट, उनमें से एक ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो है आपके भाखड़ा नंगल डैम पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और आपका राणा प्रताप राणा सागर डैम बनाया हुआ है, ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है, नागार्जुन प्रोजेक्ट है, ठीक है, हाँ, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है जो साउथ में आपके चलते हैं, कृष्णा नगर सागर प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट है, ठीक है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, द लार्जेस्ट इन द कंट्री। भाखड़ा नंगल डैम जो है, डैम और भाखड़ा नंगल रिवर प्रोजेक्ट जो है वो सबसे बड़ा है इंडिया में, लार्जेस्ट है इन द कंट्री। हीराकुंड डैम है आपका, नागार्जुन सागर, ये मैंने आपको बताई दिया। दीज प्रोजेक्ट आर स्पेशली इंपॉर्टेंट एज एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो ये सारे मैक्सिमम ये प्रोजेक्ट जो है एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, यानी इरीगेशन के लिए, ठीक है। In India increasingly became depend on irrigation. Some important sources of irrigation, irrigation और किन चीज़ों से किया जाता है इन प्रोजेक्ट्स के अलावा, और कहाँ से होता है इरिगेशन, कहाँ से होता है, दैट इज कैनल से, डैम से, ट्यूबवेल से एंड टैंक से, ठीक है। तो ये है आपके कुछ डिफरेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जो कि इरिगेशन के लिए और बाकी और भी पर्पस के लिए जो है यूज में लाए जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, तो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, वाटर को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, अब हम वो देखें। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। Like other natural resources, the distribution of water is highly uneven. वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही अनइवन है, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पर रिवर्स बहुत ज़्यादा है, कहीं पर रिवर ही नहीं है, कहीं पर राजस्थान, लाइक आपका राजस्थान वगैरह में वाटर की इसीलिए बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है। एक तो डेजर्ट एरिया है, पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब से इंदिरा गांधी कैनाल जो बना है तब से वहाँ पर जो है राजस्थान में इरीगेशन जो है बहुत ईजिली हो पा रहा है, और इरिगेशन की वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो पा रहा है वहाँ पर राजस्थान में। एंड देयर इज ओनली वन रिवर जो कि वहाँ से फ्लो करती है, दैट इज लूनी रिवर, ठीक है, जो कुछ राजस्थान का थोड़ा पार्ट कवर करती है और गुजरात का, ठीक है। सो कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वो है आपके, फर्स्ट आता है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। So in certain climatic zone, annual rainfall is low, and so less water is available in these area. In certain climatic zone, monsoon regions, there are as well as seasonal variation in the amount of rainfall received, which again affect the availability. मैंने आपको बता दिया climatic condition का यहाँ पर मीनिंग है कि कुछ प्लेसेस ऐसी है हमारी कंट्री में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से रिवर्स में फ्लड आ जाते हैं, बहुत जगह। लास्ट ईयर तमिलनाडु वाला जो पार्ट था आपका, वहाँ पे हेवी फ्लड्स आए थे। अब इस साल जो है आपके हिमाचल प्रदेश, आप देख रहे हो न्यूज़ में, आप लोग सुना करो, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में हेवी फ्लड्स आए हुए हैं। इवन नॉट इवन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, बट इवन इन दिल्ली और गुड़गांव में भी
कारें जो है वो पानी में बह रही हैं, लिटरली जो है वहाँ पे फ्लड, रोड पे फ्लड आया हुआ, इतनी रेनफॉल हुई है उन प्लेसेस में कि लिटरली कारें जो हैं, साइकिल्स, बाइक्स जो हैं, कार जो है, सब रोड पे बहना शुरू हो गई हैं, ठीक है। सो ये कंडीशंस हैं हमारी कंट्री में, ये वाई दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, फेवरेबल है, कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड आ जाता है, कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि जो है बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं आ रही है। राजस्थान डेजर्ट वाला पार्ट हो गया, कुछ साउथ के भी ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे नहीं हो रही है, बट कोस्टल एरिया ऐसा है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल जो है एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द आ जाता है आपका फिजिकल फैक्टर। Now physical factor is also one of the most important factor. Now physical factors में क्या आता है, अगर हम यहाँ से ऐसे पढ़ते हैं, वैसे तो मैं आपको बताऊंगी, area that have a porous soil have a high water table as more water percolate inside the ground. In contrast, area that have a rocky and a low water table, for example, the northern plains of India have a high water table as they covered with a porous soil, alluvial soil, while the rocky peninsular plateau has a low water table. क्या होता है, जैसे कि फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फीचर्स, यहाँ पर अगेन वही आ जाता है, फिजिकल फीचर्स जो है, रिलीफ फीचर्स हमारे जो है, ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है हमारे, यानी कि कहीं पर जो है आपके माउंटेन्स हैं, कहीं आपके प्लेट्यूज हैं, ठीक है, कहीं आपके प्लेट्यूज हैं, कहीं पर आपके डेजर्ट है, तो ये आपके फिजिकल फीचर्स हैं, ये बहुत अफेक्ट करते हैं। कहीं पे आपके प्लेन्स हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, प्लेट्यूज हो गया, कोस्टल रीजन है, हिल्स हैं हमारे, ठीक है। साउथ में ज़्यादातर आपको हिल्स मिलेंगी, जो स्मॉल छोटे माउंटेन्स होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, दे आर टू बी कॉल्ड एज हिल्स, ठीक है। सो माउंटेन है, प्लेट्यू, डेजर्ट, ये बहुत अफेक्ट करते हैं, यानी कि जो प्लेन रीजन है वहाँ पे जो सॉइल है वो पोरस सॉइल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सोक करती है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल होती है हमारी वो ज़्यादा हाई होती है। लेकिन जो रॉकी वाला सरफेस है, यानी कि जो हिल्स वाला है एरिया, या जो माउंटेन्स वाला एरिया है, या जो प्लेट्यू वाला जो रीजन है, ये तीन रीजन, या जो डेजर्ट वाला, डेजर्ट में अगर खैर रेनफॉल होगी वो तो ऐसा है कि तुरंत वाटर को एकदम पेंट्रेट कर जाएगी, ठीक है, परकुलेट एकदम वाटर को सोख लेगी, ठीक है। लेकिन ये जो इस टाइप के जो आपके एरिया है, यहाँ पर क्या है, सॉइल जो है यहाँ पर रॉकी सरफेस है, ठीक है, रॉकी सरफेस है, सॉइल ज़्यादा पोरस सॉइल नहीं है, जो वाटर को ज़्यादा सोखे, वो वाली सॉइल नहीं है, रॉकी सरफेस है। तो रॉकी सरफेस होने की वजह से क्या है कि इस वाटर को ज़्यादा सॉइल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो यहाँ पर तो वो अंडरग्राउंड वाटर जा ही नहीं रहा है, ज़मीन के नीचे नहीं जा रहा, तो वहाँ की वाटर टेबल जो है बहुत थोड़ा जा रहा है, तो वाटर टेबल वहाँ की लो है, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है फिजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये एक और फैक्टर है कि वाटर की अवेलेबिलिटी, माउंटेन्स और प्लेट्यू और हिल्स में वाटर की अवेलेबिलिटी, यानी वाटर कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू प्लेन्स एरिया में आपको वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल इम्बैलेंस इन वाटर अवेलेबिलिटी। कुछ नेचुरल इम्बैलेंस भी होता रहता है, ठीक है। नेचुरल इम्बैलेंस क्या है, नेचुरल इम्बैलेंस वही है आपकी कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल हो गई, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये नेचर भी इम्बैलेंस हो जाती है कई बार। As a result of the factor affecting the distribution of water, there is a natural imbalance on availability of a water. Some part of the world have more water while other faces the shortage of water. Human activity has added to making water scarce resources. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जो वाटर की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है जगह जगह पर, डिफरेंट प्लेसेस पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। द ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाटर। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर की डिमांड हो रही है ज़्यादा, लेकिन वाटर इतना अवेलेबल है नहीं, ठीक है। अर्बनाइजेशन की वजह से वाटर की डिमांड हो रही है, इट हैज़ लेड टू इंक्रीज डिमांड फॉर फूड की डिमांड हो रही है, खाना भी बनेगा तो खाना पानी में ही बनेगा, वाटर की ज़रूरत होती है ना खाना बनाने के लिए। सो एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैज़ राइजन एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन।
पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिमांड फॉर फूड हो रही है, तो इन सब के वजह से एग्रीकल्चर की डिमांड भी बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एग्रीकल्चर में लगाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर खेती बाड़ी करी जा रही है, एग्रीकल्चर किया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर भी तो तभी होगा ना जब इरिगेशन के लिए वाटर हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तभी सक्सेसफुल होगा जब हमारे पास वाटर अवेलेबल होगा। तो वाटर अवेलेबल हमारे पास नहीं है इतना, एक्सेसिव पंपिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर, तो ज़मीन के नीचे से हम एक्सेसिव पंपिंग कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, लेकिन उतना पानी अंडरग्राउंड जा नहीं रहा है, उतनी रेनफॉल नहीं हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन हम पानी निकाले जा रहे हैं। अर्बन यूज हैज लोअर्ड द वाटर टेबल इन मेनी एरिया सच एज द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, और जिसकी वजह से फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी पानी यूज होता है, वो भी जमीन के नीचे से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारी जो वाटर टेबल है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, वो जो है लो हो गई है, क्योंकि जो प्लेन एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इंडिया इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, नंबर 1 पे आ गया है, ठीक है। सो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। सो मैनी वाटर बॉडीज हैव ड्राइड अप, बहुत सारी वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वो ड्राइड अप हो गई हैं, इस बिकॉज ऑफ इसी रीजन के वजह से, रिजल्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम कई बार क्या करते हैं, लेक या पॉन्ड से भी निकालते रहते हैं इरिगेशन या पर्पस के लिए, ठीक है। सो डिस्चार्ज ऑफ द अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इनटू द वाटर बॉडीज हैज मेड देयर वाटर कंटामिनेटेड एंड देयरफॉर अनफिट फॉर द कंजप्शन। ऑल्सो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का वेस्ट भी जो है वो रिवर्स में डाला जाता है, ठीक है, ये फैक्ट है। सभी इंडस्ट्रीज वगैरह गंदगी जितनी भी होती है वो रिवर्स में डाल देते हैं वो लोग, और उनके आसपास अगर कोई बहुत बड़ा पॉन्ड या लेक है तो वहाँ सारी गंदगी डाल देते हैं, जिसकी वजह से उस लेक का, पॉन्ड का, रिवर का वाटर भी कंटामिनेटेड होता है, एंड देयरफॉर वो भी यूज के लिए अनफिट रहता है, हम उस वाटर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, नॉट द लीस्ट, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सो वाटर का कंजर्वेशन करना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर नहीं है तो लाइक आपने सुना होगा, सेव वाटर सेव लाइफ, सेव ग्रीनरी सेव लाइफ, इस तरीके से आपने कई एड्स वगैरह आपने टीवी पे देखे होंगे, आप कहीं कहीं पे आपने बड़े बड़े बैनर्स या पोस्टर्स भी देखे होंगे कि इफ़ वी सेव वाटर विल सेव अस। और अगर हमने पानी को नहीं बचाया, ऑब्वियसली सी बात है, वाटर के बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल। सो कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटर एंड इट्स ओवर यूज इज अ मेजर इशू अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे। आज दुनिया में वाटर को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कंजर्व दिस इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, सम ऑफ द मेथड्स बाय विच द वाटर कैन बी कंजर्व्ड आर। तो एफर्ट्स, बहुत सारी कंट्रीज वाटर को कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स तो लगा रही हैं, बहुत डिफरेंट वेज से, डिफरेंट तरीकों से। तो उसमें से कुछ तरीके आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसमें से फर्स्ट है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रीज प्लांट करें, और बाकी जो दूसरे वेजिटेशंस हैं आप डिफरेंट तरीके के ट्रीज लगा सकते हैं। दूसरा वेजिटेशन है छोटे पेड़ पौधे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। जितना ही पेड़ पौधे लगाएंगे रेनफॉल उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू कंजर्व वाटर, यानी कि कई बार क्या होता है, जो हमारी छतों वगैरह पे जो पानी होता है, तो जो रेनफॉल का पानी है हम उसको बचा सकते हैं। रेनफॉल जब भी हो रही है तो हम उस वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, और उसी वाटर को हम अलग से कई बार अपने पेड़ पौधों में और अपनी क्यारियों वगैरह में हम पानी डालते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम रेनफॉल का पानी बचाकर उसको हम स्टोर करके वो पानी हम अपने पेड़ पौधों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर टू कलेक्टिंग द स्टोर रेन वाटर, रेफर टू कलेक्टिंग एंड द स्टोरिंग ऑफ द रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर फ्यूचर यूज के लिए हम अंडरग्राउंड टैंक्स में भी उनको स्टोर करके रख सकते हैं। वाटर फ्रॉम सच टैंक कैन बी डाइवर्टेड टू अ अंडरग्राउंड पिट from where it can seep deeper into ground and help raise the water table.
जो पानी हम अंडरग्राउंड एक पिट बनाएंगे, उसमें अगर हम सेव करके रखेंगे, तो अगर हम उसको पानी को हमने सेव कर लिया, अंडरग्राउंड हम टैंक्स जो बनाते हैं, तो उस टैंक से सीमेंटेड टैंक बना सकते हैं हम, और टैंक से फिर हम एक गड्ढा खोदें, गहरा गड्ढा, और उसमें उस पानी को भर दें, जिससे कि धीरे 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 वो वाटर जो है वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड चला जाएगा, सीप 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 होते सीप करेगी, जो सॉइल है उसको एब्जॉर्व करेगी, और इससे ग्राउंड वाटर जो है उसका जो वाटर टेबल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो उसका वाटर टेबल है वो बढ़ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है। यूज़ ऑफ स्प्रिंकल्स, ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन। तो हमें स्प्रिंकल वाले इरिगेशन यूज़ करना चाहिए कि हमें ट्यूबवेल को पूरा बड़ा सा पाइप जो है हमें खेतों में नहीं छोड़ देना चाहिए। जो आपने देखा होगा एक लंबे से पाइप होते हैं, उसमें वो गोल 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 ऐसा करके घूमता रहता है ना, उसमें से फव्वारे टाइप में पानी निकलता है। दैट इज कॉल्ड अ स्प्रिंकल ट्रिक। स्प्रिंकल ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है। स्प्रिंकलर इन फील्ड और ड्रिप ट्रिकल मैथड फॉर इरिगेशन हेल्प टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन के थ्रू और सीपेज की वजह से जो वाटर का लॉस हो जाता है, हम स्प्रिंकल ट्रिक जो है उसके लिए यूज कर सकते हैं। दिस इन टर्न रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ फील्ड, देयर बाय हेल्पिंग कंजर्व वाटर, और जिससे वाटर का कंजर्वेशन भी होगा। लाइनिंग इरिगेशन कैनल प्रॉपरली कैन ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू सीपेज। हम लाइनिंग इरिगेशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक रो बना दें और उसमें जो है हम पानी भर दें, जिससे कि वो अंडरग्राउंड भी जाएगा धीरे धीरे और खेतों को भी वो पानी जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है। इरिगेशन कैनल प्रॉपरली कैन हेल्प द प्रिवेंट इन द लॉस ऑफ वाटर, और वो जो है सॉइल जो है उसको एब्जॉर्व करेगी, और जिससे वाटर जो है वो ज़्यादा खर्च होने से भी बचेगा। यहाँ पर ये है। ठीक है। नेक्स्ट इज द रीसाइकिल। अब रीसाइकिल कैसे कर सकते हैं हम वाटर को? वी कैन रिसाइकिल वाटर यूज्ड इन आवर किचन फॉर अदर डोमेस्टिक सच एज द वॉशिंग कोर्टयार्ड। जैसे हम किचन में बर्तन धोने के लिए जो पानी हम जो भी यूज़ करते हैं, उसको हम अपने कोर्टयार्ड वगैरह धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री कैन ऑल्सो रिसाइकिल रीयूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी कोई ना कोई उनके पास भी टेक्निक्स होती हैं, वो भी वाटर को रिसाइकलिंग वे में अदर पर्पस के लिए यूज़ कर सकती हैं। ट्रीटिंग एफ्यूलेंट्स। Treatment of a sewage and industrial effluents before releasing them into water body can help check water pollution। क्या है कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह, जो इंडस्ट्रीज से जो गंदा पानी जो निकलता है, वो जो हम जो इंडस्ट्रीज जो है रिवर्स में और पॉन्ड में वो गंदा पानी जो फेंक देते हैं, उससे बेटर ये है कि उसको ये किया जाए, जो सीवेज का जो वाटर है, सीवेज का जो पानी है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचुरल वेजिटेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है, एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स हम इसमें अब पढ़ेंगे। दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो नेचुरल वेजिटेशन पहले हम पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एज रिसोर्स। नेचुरल वेजिटेशन जो है एज रिसोर्स के का काम कैसे करता है? दैट डिफरेंट प्लांट्स हैं हमारे नेचुरल वेजिटेशन में, जो चीज़ें आती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, शर्ब्स, हर्ब्स, ये सारी चीज़ें आती हैं दैट ग्रो नेचुरली इन एन एरिया विदाउट एनी हेल्प ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। नेचुरली जो चीज़ ग्रो होती है आपके आसपास के एनवायरनमेंट में या फॉरेस्ट में विदाउट किसी भी ह्यूमन के हेल्प के बिना, तो दैट कम्स इन द नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है। वाइल्ड लाइफ टू द डिफरेंट एनिमल्स, जो आपके फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ होती है, स्पेशली वाइल्ड लाइफ जो है आपकी फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। ठीक है। जंगली जानवर जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है। वाइल्ड लाइफ, जंगली लाइफ। ठीक है। एनिमल्स की दैट आर फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में हो, माउंटेन्स में ज़्यादातर रहते हैं वाइल्ड लाइफ। ठीक है। माउंटेन्स के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर, और कई ऐसे रीजन्स हैं लाइक प्लेन्स में तो नहीं, लेकिन प्लेट्यू रीजन है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पर भी बहुत सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी डिफरेंट तरीके की वाइल्ड लाइफ अक्सर पाई जाती है। ठीक है।
So that is to be called as wildlife. The plant and animal are an important part of our biosphere. दोनों ही हमारे biosphere के लिए बहुत important है. Now it is their interdependence and interaction with each other that help us sustain the ecosystem. ये दोनों ही चीज़ें वाइल्डलाइफ और वेजिटेशन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे से इनका इंटरैक्शन होता रहता है और एक दूसरे से इंटरैक्शन हुए बिना ये इकोसिस्टम में सस्टेन नहीं कर सकते हैं. यानी कि वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन के बिना नहीं रह पाएगा, वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ के बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है वो वेजिटेशन जो है नेचुरल वेजिटेशन इज अ होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स. नेचुरल वेजिटेशन जो है वो घर है, होम है फॉर वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है. is a home for wildlife और wild animals भी हम कह सकते हैं. ठीक है. So natural vegetation is a home for a wild life. इसलिए वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो आपके नेचुरल वेजिटेशन पे डिपेंड है, नेचुरल वेजिटेशन आपका वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड है और इसी से ही हमारा इकोसिस्टम बनता है. एंड दे डोंट सस्टेन विदाउट ईच अदर. एक दूसरे के बिना ही सस्टेन नहीं कर सकते हैं. सस्टेन द इकोसिस्टम. प्लांट गिव्स अस फूड. प्लांट्स हमें डिफरेंट तरीके के फूड्स भी देता है, हर्ब्स देता है. ठीक है. मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. शेल्टर है ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए. ठीक है. मेडिसिन्स है, क्लोथिंग है. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्लोथिंग के लिए काम करते हैं, लाइक आपका टिम्बर एक्सेट्रा, रबर प्लांट, इकोलिप्टस जो के ट्रीज हैं अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके. दे प्रोवाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द ऑक्सीजन. जितने प्लांट्स होंगे, जितने ट्रीज होंगे, उतनी हमें अच्छी और फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी. साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ये कम करते हैं. ठीक है. रिड्यूस करते हैं. जितने प्लांट्स आप लगाएंगे उतनी ऑक्सीजन जो है वो आपकी बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिक्रीज होगी, क्योंकि प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन फॉर द ह्यूमन बीइंग. जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रीज के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं. ठीक है. दे ऑल्सो हेल्प कंट्रोल द सॉइल इरोजन. जितने ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे सॉइल इरोजन, जितने ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे सॉइल इरोजन में भी हेल्प होगा, सॉइल इरोजन हमारा कम से कम होगा. एंड अलाउ वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड. वाटर जो है ग्राउंड में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा. जितनी सॉइल प्लांट लगे रहेंगे तो सॉइल भी रुकी रहेगी. सॉइल रुकी हुई है, सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है, तो वाटर जो है सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब भी करने में, क्योंकि सॉइल को वाटर को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, तो वो टाइम वो पूरा अपना ले पाएगी. अगर रिमूव हो जाएगी, सॉइल इरोड हो जाएगी फर्स्ट रेनफॉल में या हैवी रेनफॉल में, तो फिर वो एब्जॉर्ब तो करेगी नहीं वाटर को. ठीक है. therefore they are important resources. इसीलिए ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही important resource है. वाइल्ड लाइफ which includes animal, bird, insects provide us food in a different form of milk, meat, egg, honey. Animals भी हमें food provide करते हैं इन सारी forms में, honey, eggs and all that. ठीक है. It provide us wool, silk for clothing. Birds, animal, insect, aquatic plants etc. also help in the dispersal of the seeds, pollination of a flower. ठीक है. जो फ्लावर में पॉलिनेशन होता है वो बर्ड्स, इंसेक्ट्स के बिना नहीं होता है. ठीक है. दे हेल्प द मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम. साथ ही साथ इकोसिस्टम में बैलेंस बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. दे हेल्प मेंटेन द बैलेंस एंड दे इम्पॉर्टेंट लिंक फॉर द फूड चेन. फूड चेन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सम ऑफ देम एक्ट एज अ डीकम्पोजर एंड स्कैवेंजर्स. कुछ बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो ऐसी होती हैं जो डीकम्पोजिंग, डेड जो एनिमल्स हो जाते हैं, डेड एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल प्लांट्स जो भी होते हैं, उन डेड एनिमल्स को कुछ बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं वो उनको खाते हैं. तो खाने की वजह से जो वो स्कैवेंजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं. कुछ इंसेक्ट्स तो कीड़े ही हैं जो डेड बॉडी को जो है वो खाते हैं. तो यानी कि लैंड पे गंदगी नहीं फैलती है. लैंड पे एयर पॉल्यूशन भी जो हो जाता है, डेड बॉडी जब खराब होती है तो एयर में स्मेल हो जाती है, वो स्मेल नहीं आती है. ठीक है.
तो स्कैवेंजर्स होते हैं हेल्प इन क्लीन द एनवायरनमेंट, तो एक तरीके से ये एनवायरनमेंट को क्लीन भी रखते हैं। अगर इंसेक्ट्स, बर्ड्स और जो आपकी ईगल्स, वल्चर वगैरह नहीं होगी तो बॉडीज को फिर कैसे, वो एनिमल की बॉडी को तो बरी किया नहीं जाता, ह्यूमन बरी हो गया उसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन कहीं जानवर इधर उधर मर गए तो कौन उनको दफनाता है, कौन उन्हें जलाता है, ठीक है। कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, शेर मर गया, जंगलों में कोई मर जाता है, तो वो यही बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो उन्हें खा के खत्म करते हैं, ठीक है, विच मेक दैम एज इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाइल्ड लाइफ का, डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, वेजिटेशन भी जो है क्लाइमेट पे भी बहुत ज़्यादा जो है वेजिटेशन क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, जिस जगह का क्लाइमेट जैसा होगा वहाँ की का वेजिटेशन वैसा ही होगा। लाइक डेजर्ट है, वहाँ पे रेनफॉल कम है तो वहाँ पे आपको कैक्टस, बबूल, कीकर ये मिलेगा। माउंटेन है तो वहाँ पर वहाँ का सॉइल जैसी है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो इसलिए वहाँ पर आपको पाइन, एल्पाइन, ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट ये आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, देवदार के पेड़, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। प्लेन्स में हर चीज़ बहुत अच्छे से मेंटेन है, बैलेंस है, प्लेन का क्लाइमेट भी जो है समर्स, विंटर सभी चीज़ है, तो यहाँ पे प्लेन एरिया में जो है उस तरीके का आपको क्लाइमेट मिलेगा, वो सॉरी नेचुरल वेजिटेशन मिलेगा प्लेन्स में, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी ऑफ अ रीजन, उस जगह की टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी मीन्स उस जगह का लैंडफॉर्म कैसा है, उस जगह का रिलीफ कैसा है, उस जगह का ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन वहाँ का कैसा है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, कोस्टल एरिया है, जैसी जगह वैसी वाइल्ड लाइफ और वैसा ही वेजिटेशन होता है। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि डेजर्ट में हम आम का पेड़ नहीं ग्रो कर सकते हैं, डेजर्ट में हम अमरूद का पेड़ नहीं ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, और माउंटेन में या प्लेन्स में हम बबूल या कीकर नहीं उगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा क्लाइमेट है जैसी वैसा ही वहाँ का वेजिटेशन है, और जैसा वेजिटेशन है तो वहाँ पे जानवर भी, एनिमल्स भी वैसे ही पाए जाते हैं। अब स्नो लेपर्ड है, व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि वो स्नो में पाया जाता है। पोलर बियर है, पोलर बियर व्हाई टू बी कॉल्ड एज पोलर बियर, पोलर बियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पोल्स में रहता है। अब उसे उठा के डेजर्ट में फेंक दोगे, राजस्थान के थार डेजर्ट में, तो दैट एनिमल कांट बी सर्वाइव, ठीक है। लेपर्ड, स्नो लेपर्ड को आप उठा के डेजर्ट में या कोस्टल में या कोस्टल एरिया, प्लेट्यूज में के जंगल में छोड़ दोगे तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, बर्फ, बर्फ उसका घर है, स्नो उसका घर है, ठीक है, माउंटेन्स उसका घर है, उसे माउंटेन्स में जो स्नो होती है वहाँ रहने में उसे अच्छा लगता है। दैट इज वाई जैसी वेजिटेशन, जैसा क्लाइमेट वैसा वेजिटेशन और वैसा ही वहाँ के वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो वेजिटेशन में भी क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट भी है हमारे, ग्रासलैंड्स भी हैं, स्कर्ब्स लैंड भी है, शर्ब्स भी है, टुंड्रा वेजिटेशन भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की यहाँ पर बात हो रही है। सो फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ पे बहुत हाई रेनफॉल है वहाँ पे फॉरेस्ट ही है, जैसे कि आपके सुंदरबन के फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे आपके सवाना के फॉरेस्ट, जैसे आपके अमेज़न के फॉरेस्ट, ऑल ओवर वर्ल्ड की हम जब बात करते हैं, ठीक है, सवाना के फॉरेस्ट, सुंदरबन के फॉरेस्ट, और मध्य प्रदेश जो हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी फॉरेस्ट हैं, ठीक है। वो ये है कि इतना फेमस नहीं है, इंडिया ऑल ओवर इंडिया में सुंदरबन के फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑल ओवर वर्ल्ड सवाना के फॉरेस्ट, अमेज़न के फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके के फॉरेस्ट हैं। ग्रासलैंड आर फाउंड इन द रीजन ऑफ अ मॉडरेट रेनफॉल, ग्रासलैंड जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल है, शर्ब्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, वहाँ पे शर्ब्स यानी छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। टुंड्रा वेजिटेशन जहाँ पर हमेशा, टुंड्रा वेजिटेशन वो रीजन है जहाँ पे हमेशा स्नो रहती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन अलग टाइप का है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, क्लाइमेट पे डिपेंड करती है वहाँ की वाइल्ड लाइफ, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट है तो रिच वाइल्ड लाइफ रहेगी, नेचुरल वेजिटेशन क्लाइमेट जैसा है वहाँ की वाइल्ड लाइफ वैसी होगी। डेजर्ट वाला जो एरिया है तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम द टुंड्रा, क्योंकि टुंड्रा कोल्डेस्ट रीजन है, तो
टुंड्रा में जो एनिमल्स होंगे वो डेजर्ट में नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको अभी पहले बता ही दिया, ठीक है। तो ये है। सो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करने की जरूरत है। एज जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्रीज सेटअप हो रही है, इंडस्ट्रीज हैं, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए तो मॉल्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लोग घर बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, एरिया बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से। तो एरिया उनके रहने के लिए वो ज़मीन यहाँ वहाँ खरीद जो रहे हैं, वो उन ज़मीन में के साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को भी काटना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कट चुके हैं, इंडिया से ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से, ठीक है। बहुत सारे फॉरेस्ट कट चुके हैं और उनकी जगह रिहायशी इलाके बन चुके हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, आपने न्यूज़ में कई बार देखा होगा, एलिफेंट जो है शहर में आ गया, न्यूज़ में देखा होगा, लिपोर्ड आ गया, टाइगर आ गया। अभी लिपोर्ड जो है लखनऊ में घूम रहा था, काफ़ी दिन पहले की बात है, ठीक है। रिहायशी इलाकों में आया है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वो बने हुए हैं, घर बने हैं, फैमिलीज वगैरह रह रही है, वहाँ खुले में घूम रहा था। बड़ी मशक्क़तों के बाद उसको जो है पकड़ा गया। तो क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि उस एरिया के आसपास के जो फॉरेस्ट हैं वो सारे काट दिए गए हैं, और फॉरेस्ट काट के जो है वहाँ पर फॉरेस्ट जो है वहाँ के काट दिए गए हैं। तो फॉरेस्ट काटने की वजह से ऑब्वियसली सी बात है, फॉरेस्ट इज मैंने क्या लिखा है अभी, नेचुरल वेजिटेशन इज अ होम फॉर अ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स। तो जब उनका घर तोड़ दिया गया है, उनके घर हटा दिए गए हैं, तो वो शहरों में ही घूमेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। सो डिफॉरेस्ट नॉट ओनली अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड द फिजिकल कंडीशन ऑफ एन एरिया, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग। वाइल्ड लाइफ जो है और नेचुरल वेजिटेशन दोनों ही जो है ग्लोबल वार्मिंग पर भी इफेक्ट करते हैं। एज द नंबर ऑफ ट्री फॉल्स, जितने ही ट्री कटेंगे, द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इंक्रीज। और नेचुरल सी बात है, ये जो था जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो है अभी इस तरीके से था कि ये इंक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी, लेकिन फिर उसका अपोजिट हो जाएगा। जब ट्रीज जो है वो नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली सी बात है ऑक्सीजन जो है वो कम होती चली जाएगी। ऑक्सीजन कम होगी तो हम भी जिंदा नहीं बचने वाले हैं, ठीक है ना। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, बेवकूफ, कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो अपने आसपास के पेड़ों को कटवा रहे हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ, ओके, ये हो गया, लीडिंग टू राइज इन टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बढ़ेगी तो टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ती है एनवायरमेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो है आपकी एक गैस है, दैट इज द CFCS गैस, ठीक है। ये है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है, ये एनवायरमेंट में जो है ये इंक्रीज होती जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है इंक्रीज होती जाती है, एंड दिस इज द रीजन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जिससे हमारी अर्थ जो है डे बाई डे हॉटर हो रही है। आपने कई जगहों पर देखा भी होगा, यूट्यूब चैनल्स पे भी आपने देखा होगा, ठीक है। सो लॉस ऑफ द फॉरेस्ट हैबिटेट हैज क्विकेंड प्रोसेस ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज। फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं तो इसके वजह से बहुत सारी हमारी ऐसी स्पीशीज है, इंडिया में से नहीं वर्ल्ड में से, वो स्पीशीज भी जो है वो खत्म होती जा रही है, ठीक है। एनिमल आर ऑल्सो बीइंग हंटेड एंड द पोच्ड फॉर देयर मीट। एनिमल को जबरदस्ती जो है हंटेड किया जाता है, पोच, उनका शिकार किया जाता है, ठीक है। स्मगलिंग वगैरह भी होती है एनिमल्स की, उनके स्किन के लिए, मीट के लिए, उनके जो जैसे हाथी दांत होते हैं उनके लिए एनिमल्स की स्मगलिंग वगैरह भी होती है, ठीक है। उनका शिकार किया जाता है। टिथ, हाइड्स, हॉर्न, उनके सींगों के लिए, विच इज पोजिंग अ मेजर थ्रेट टू देयर सर्वाइवल। तो इसलिए भी एनिमल्स को मारा जाता है, ठीक है। सम एनिमल दैट आर बीइंग पोस्ड आर लाइन, टाइगर, ब्लैक बग एंड द राइनोस। तो लाइन, टाइगर, ब्लैक बग और राइनोस को बहुत ज़्यादा पोस्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका शिकार होता है। तो इसको बचाने के लिए अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज निकाले हैं कि पोचिंग टोटली जो है बैन कर दी गई है, कोई भी एनिमल का शिकार नहीं करेगा, स्पेशली लाइन, टाइगर, ब्लैक बग, राइनोस और हिपोपोटामस, कोई भी हो, किसी भी एनिमल का शिकार अब पूरी तरीके से इंडिया में तो है बहुत बुरी तरीके, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली बैंड हो गया है। लेकिन कोई बहुत ही छुप छुपा के कोई करते हैं तो कई बार पकड़े जाते हैं, नहीं भी पकड़े जाते हैं, ठीक है। सो मैनी एरियाज आर बीन डिक्लेयर, बहुत सारे एरियाज जो है नेशनल पार्क बना दिए गए हैं हमारी कंट्री में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई है, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए गए हैं, ठीक है। एंड नेशनल पार्क्स बना दिए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए है? एंडेंजर जो स्पीशीज हैं जो खत्म हो रही हैं, एंडेंजर स्पीशीज उनके लिए है। नेशनल पार्क आर रिजर्व टू प्रोटेक्ट नॉट जस्ट वाइल्ड लाइफ बट ऑल्सो नेचुरल वेजिटेशन।
नेशनल पार्क में नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ दोनों रहते हैं, उसमें कोई भी पेड़ की कटिंग, पेड़ वेड़ नहीं काट सकता कोई भी। वहाँ पे जैसा जो है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। एक बाउंड्री बना दी गई है चारों तरफ कि ये नेशनल पार्क, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है, ठीक है। बायो रिजर्व कैटेगरी प्रोटेक्टेड एरिया वेयर प्लांट एंड एनिमल प्रिजर्व्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। बायो रिजर्व वो होता है जैसा, वही सेम नेशनल पार्क की तरह कि बायो रिजर्व जैसे ही वो जगह है उसको वैसे ही नेचुरल वे में वैसे ही छोड़ दिया जाता है, बस उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह लगे होते हैं कि कोई भी अंदर जाकर वहाँ पर किसी भी तरीके की हंटिंग या पोचिंग वहाँ पर ना हो, ठीक है। ये है इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड प्रोजेक्ट टाइगर, हमारी कंट्री ने स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट राइनोज, प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट एंडेंजर एनिमल। लार्ज स्केल ऑफ एफॉरेस्टेशन, बहुत सारे एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाए जा रहे हैं। जैसे कि वन महोत्सव बनाया जाता है ऑल ओवर हमारी इंडिया में, आपको पता होगा स्कूल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर बंदा एक ट्री जो है ऑल ओवर इंडिया में लगाता है वन महोत्सव के दौरान। आर ऑर्गेनाइज्ड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड टू प्रमोट प्लांटिंग ट्रीज। नेक्स्ट बहुत सारी ऐसी कंट्री है, जैसे मैंने आपको बताया लॉ बनाए उन्होंने, बैन हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। In India also black buck, deer, tigers and peacock has been declared illegal. इनको अगर कोई मारेगा तो वो इलीगल है, अभी से नहीं बहुत टाइम से हो गया है। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई है साइट्स, ठीक है, साइट्स, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई है जिसमें ये डिसाइड किया गया है ठीक है, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि आपके कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशीज, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, एनिमल हो या प्लांट हो, इनका जो एंडेंजर है इनका ट्रेड इंटरनेशनली भी किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई प्लांट्स, बहुत कॉस्टली प्लांट्स या एनिमल्स का ट्रेड नहीं होगा। हैज बीन अडॉप्टेड विच लिस्ट ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड इन विच ट्रेड इज बैन्ड। कुछ स्पेशल एनिमल्स जो हैं, कुछ स्पेशल ट्रीज हैं जिनका ट्रेड जो है इंटरनेशनली कंट्री से बाहर उनका ट्रेड करना टोटली बैन कर दिया है, स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है, ठीक है। सो हियर योर चैप्टर इज ऑल whole of the chapter is complete. So I hope you understand the chapter and आपको अगर इससे रिलेटेड कोई अगर इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ है आपको नहीं समझ में आई है, यू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो आई होप यू totally understand this chapter. So share it with your friends and I'll see you next time. I'll see you in civics in the next video. We will continue with our civics chapter. So I'll see you next time. Bye bye.